पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। कल की तेज गिरावट के बाद भारतीय बाजारों में आज शुरुआत थोड़ी सी राहत भरे दिख रहे हैं। 25 अंकों की तेजी आपको नजर आएगी। एसजीएक्स निफ्टी में शंघाई के बाजार अब 3% नीचे खुलने के बाद हरे निशान में लौट चुके हैं और बाकी एशियाई बाजारों में भी रिकवरी आती हुई दिख रही है। चाइना में देखिए 1% की मजबूती होती हुई दिख रही, तो एक अच्छी रिकवरी वाला दिन हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए भी, अगर इसी तरह की ग्लोबल मार्केट में रिकवरी बरकरार रहती है। तो कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन हो सकता है और उन पर राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर, और आदित्य उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या ये स्टॉक शॉर्ट करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने टारगेट घटाया है, पहले आउट परफॉर्मर की रेटिंग थी, अब अंडर परफॉर्मर की है। 110 का लक्ष्य जो था जेएसडब्ल्यू एनर्जी का वो घटाकर 72 रुपए कर दिया है। क्या करेंगे आप? वेल अनिल जी, इस रिपोर्ट के चलते जरूर थोड़ा सा एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक का चार्ट देखें तो यहाँ से बहुत ज्यादा वीक नहीं है। प्रॉब्ली अगर 82, 80 या 80 की रेंज में आता है तो मुझे लगता है कि वहां पे वापस एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। अगर इसमें हम डेरिवेटिव्स के लिहाज से भी देखें तो इसमें हमने एक लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखी है कंटिन्यूसली। साथ ही साथ रोलोवर्स की दृष्टि से देखें तो रोलोवर्स भी काफी लॉन्ग साइड में हुए थे, तो यहाँ से हमको नहीं लगता कि बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आज कोई गिरावट खुलता है, कोई एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलती है, स्टॉक 80 की रेंज में आता है, तो वहां पर बिल्कुल इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ऊपर में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 88 का, अगर स्टॉक उसके ऊपर निकलता है तो 95, 96 तक के लेवल दिखा सकता है। टेलीकॉम कंपनी को आज किस तरह से अप्रोच करेंगे अमरीश आप? कल हमने देखा था दबाव देखने को मिला था, और कल एक इम्पॉर्टेंट दिन है इनके लिए, क्योंकि कोर्ट में फैसला हो सकता है और सुनवाई हो रही है वहां पर कि कॉल ड्रॉप के ऊपर हर्जाना देना चाहिए इनको या नहीं देना चाहिए। कल भी प्रेशर में थे, क्या आज भी ये शेयर प्रेशर में रह सकते क्योंकि कल सुनवाई होने वाली है? कैसे अप्रोच करेंगे आप इन्हें, भारतीय आइडिया को? प्रेशर तो रहेगा, बिकॉज वन क्लियरली यदि पेनल्टी होता है देन आई थिंक इट्स अ बिग हिट फॉर मोस्ट ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज। और इसके बाद जो जियो का लॉन्च होगा, वी हैव सीन अ सॉफ्ट लॉन्च फॉर द एम्प्लॉइज। अभी जो पब्लिक का लॉन्च होगा, आई थिंक दैट शुड बी सम टाइम इन मार्च, अप्रैल। I think that will create a lot of margin pressure for these companies at least for the next 12 to 18 months. तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी काफी डाउनसाइड है दोनों भारती और आइडिया के लिए। So I wouldn't recommend. I would say that any sort of a bounce back जो दिखाई देता है, in case tomorrow if the judgment goes in favor of the telecom companies, you'll see a bounce back. Utilize that bounce back and exit. क्योंकि जियो का लॉन्च I think could create problems for these companies at least for the foreseeable 12 to 18 months. ओके, तो ये राय आती हुई इस वक्त टेलीकॉम स्टॉक्स पर। चलिए, बाजारों के खुलने की तैयारी हो चुकी है। प्री ओपनिंग सेशन आपके सामने शुरुआत करता हुआ दिखा है और देख लेते हैं किस तरह की शुरुआत के संकेत इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। 17 अंक नीचे दिख रहा है निफ्टी, 70 अंक नीचे इस वक्त, और अब 37 अंक ऊपर हो चुका है निफ्टी। तो काफी ऊपर नीचे वाले सौदे होते दिख रहे हैं। 88 अंक ऊपर आपको नजर आएगा सेंसेक्स इस वक्त, और निफ्टी में 10 अंकों की मजबूती दिखेगी। स्टॉक्स जो एक्शन में, हिंडाल्को 8% ऊपर दिख रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 4% की मजबूती दिखा रहा है। कमजोर है पावर ग्रिड का स्टॉक 7% और महिंद्रा 3% नीचे। पीएनबी में 3% के आसपास का नुकसान इस वक्त आपको दिखेगा। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं, कमजोरी की तरफ और मजबूती की तरफ। रुपए की चाल पर हम डालेंगे नजर। 66 रुपए 61 पैसे पर कल हमने की समाप्ति रुपए की, तो आज देखना होगा क्या रुपए में भी इसी तरह की रिकवरी लौटती है या नहीं, वो देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। जी हाँ, रिकवरी आती हुई दिख रही 10 पैसे की, और ये एक अच्छा संकेत है। करेंसी मार्केट की गिरावट भी थोड़ी सी थमती हुई दिखी है। हमारे साथ मैकलाइफ फाइनेंशियल्स की एवीपी केता कुरकुटे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ेंगी और उनसे हम रुपए की चाल पर नजर राय भी लेंगे कि कैसे ट्रेड करना चाहिए रुपए को। उससे पहले कुछ और स्टॉक्स मेरे रडार पर हैं जिन पर मैं राय लेना चाहता हूं हमारे एक्सपर्ट से। पेट्रोनेट एलएनजी, इस स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं अमरीश। दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो ये कि एक्सोन जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, उनके साथ भी जो इनकी डील है उसको फिर से बातचीत हो रही, क्योंकि रास गैस ने कर दिया, तो अब इन्हें लग रहा है कि दूसरे भी और सप्लायर हैं, उनके साथ भी यही करना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव खबर दिख रही है। लेकिन साथ ही आज मैं एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी देख रहा था, और वो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आई है। उन्होंने थोड़ा डाउनग्रेड किया है पेट्रोनेट को। उनका लक्ष्य 270 का, उनका ये कहना था कि इस डील से, रास गैस वाली डील से जो फायदा होना है वो मोटा मोटी प्राइस में आ चुका है। तो पेट्रोनेट को कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये बताइए। अरे, जो गुड न्यूज है वो तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट क्लियरली इफ देयर इज लाइक रीनेगोशिएशन विद अदर्स, तो शायद ये पॉजिटिव न्यूज आना बाकी है। So I think at least for the next couple of months we should see some more upside. पर एक बार यहाँ से यदि if we see another 15-20% sort of a move, शायद उस लेवल पे एक बार बुक कर लेना चाहिए।
ओके, चलिए, तो ये रहा है पेट्रोनेट LNG पर, लेकिन रुपया देखिए इस समय जहां ट्रेड कर रहा है उस पर सबकी नजर बनी हुई है, और आगे की चाल रुपए की कैसी रह सकती है इस पर बात करते हैं। हमारे साथ केता कुरकुटे जुड़ चुके हैं, AVP हैं मैक्लाई फाइनेंशियल्स की। हाय केता, गुड मॉर्निंग। ये बताइए, कल जिस तरह से हमने देखा चाइना में फॉल के चलते करेंसी मार्केट्स भी हिट हुए ऑल ओवर एशिया, भारत को भी वो मार झेलनी पड़ी, आज का दिन कैसा रह सकता है और इस समय रुपया खुलने के बाद कैसा ट्रेड करेंगे आप इसे? आज थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा चाइना फ्लैट है, थोड़ा बिगडर आया है कल का जो फ्री फॉल है, उसके बाद आज थोड़ी इंटरवेंशन दिख रही है चाइनीज मार्केट पे, बट मार्केट्स आर स्टिल नेगेटिव ऑन दी चाइनीज मार्केट्स एंड दी करेंसी। आज करेंसी, चाइनीज करेंसी थोड़ी स्टेबिलिटी है, उसके वजह से रुपी भी आज थोड़ी स्ट्रांग खुला है। आप एक रेंज ले लीजिएगा, रुपी अभी भी एक रेंज में ट्रेड करेगा, 30 to 70 का रेंज लीजिएगा ब्रॉडर, बट अगर आपको एनी डिप्स मिलते हैं हम इम्पोर्टर्स को कहेंगे आप अपना 15 days to 1 month का इम्पोर्ट आप थोड़ा कवर रख दीजिएगा। ओके, शुक्रिया कहता आपका ये रेंज रुपए की हमें बताने के लिए और साथ ही रुपए की चाल पर आगे हमें डायरेक्शन देने के लिए। स्टॉक्स पर ही माफ कीजिए, स्टॉक्स पर ही फोकस किया जाए। रॉयल ऑर्किड होटल ये एक स्टॉक है जिसके चार्ट पर आपसे राय लेना चाहता हूं। जय, ये बताएं कि क्या ट्रेड बनना चाहिए। आज 10% के ऊपरी सर्किट पर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से यहां पर कल खरीदारी हुई है, ये खबरें आती हुई दिखी है, रिपोर्ट हुई है ये बड़ी खरीदारी। क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? बिल्कुल अनिल जी, एक काफी बढ़िया ब्रेकआउट देखने मिला है ये स्टॉक में और एक अच्छा कंसोलिडेशन था जिसमें से एक अच्छा मूव ऑलरेडी हमें देखने मिल चुका है। कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्स टू मैक्स 115 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। इस लेवल से भी वहां पे मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। होटल सेक्टर एंटायर काफी अच्छा एक मूव देखने मिला है ये सारी स्टॉक्स में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल पे ओरिएंटल होटल्स है कि वाइसरॉय होटल्स है, ताज जीवी के, ये इंडियन होटल्स है, ये चारों ही होटल्स जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है जी, ये बेटर प्लेस्ड एज ऑफ नाउ रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से है। रॉयल ऑर्किड होटल्स में ऑलरेडी एक अच्छा मूव देखने मिला और 115 तक की जगह शॉर्ट टर्म में बनती है, तो मेरा ये मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड के नजरिए से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके दूसरे जो स्टॉक्स मैंने बताया यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो काफी सारे और होटल कंपनियां हैं जहां पर निवेश करना चाहिए। इंडियन होटल्स, 5 स्टार होटल जैसे स्टॉक्स पसंद हैं जय को, लेकिन वक्त हो गया है अब आपके फेवरेट सेगमेंट जैकपॉट शेयर्स का। आशीष जुड़ चुके हैं जैकपॉट शेयर लेकर। आशीष, बताइए कौन सा स्टॉक आज आपने चुना है? ग्रॉर एंड वेल इंडिया, यानी कि कई लोग इस कंपनी को ग्रोवल्स के नाम से भी जानते हैं। ये आज हमारे रडार पे। ये कंपनी जो थी 1957 में एस्टैब्लिश हुई थी और आज ये एक मॉडर्न कॉन्ग्लोमरेट है जिसके डाइवर्सिफाइड बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं। आपकी स्क्रीन्स पर तमाम सरफेस फिनिशिंग सॉल्यूशंस मुहैया कराने का काम करती है। इनफैक्ट इकलौती ऐसी कंपनी जिसका इतना वाइड एरिया ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल्स, हाई परफॉर्मेंस पेंट्स, लैकर्स, यानी कि जो हाई प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है वुड में, मेटल में, वो बनाने का काम, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट वाटर रिकवरी सिस्टम्स, ये सब एक रूफ के अंदर है। और इनफैक्ट इस कंपनी के इस समय 6 वेल डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं दादर एंड नागर हवेली में, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वापी गुजरात, मुंबई के चेंबूर और पुणे के पास ये प्लांट स्थित हैं। जर्मनी और जापान की कंपनीज के साथ इस कंपनी का करार है और इनफैक्ट FY15 में इस कंपनी ने 416 करोड़ रुपए की बिक्री करी थी। पिछले 4 सालों से स्लोडाउन के बावजूद साल दर साल 10% आय में ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट Q2 की बात कर रहा हूं, केमिकल सेगमेंट इस कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 75% कंट्रीब्यूट करता है और उस सेगमेंट में अब एक तगड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तिमाही दर तिमाही उस सेगमेंट में 25% का इंप्रूवमेंट, इजाफा देखने को मिला है। इंजीनियरिंग में ध्यान रखें, केपेक्स साइकिल में स्लोडाउन था, कमोडिटी की कीमतें गिर रही थी, इसलिए दबाव था। पेंट में अब हल्की हल्की रिकवरी आ रही है, तो अगर साइकिल इंप्रूव होती है, अर्थव्यवस्था सुधरती है, तो मार्क्ड इंप्रूवमेंट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपको देखने को मिलेगा। मुनाफा आपकी स्क्रीन पर आएगा, तगड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। वहां पर FY15 में 35 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा करा था। रॉ मटेरियल कॉस्ट अब लगातार कम हो रही है इस कंपनी की, फाइनेंस कॉस्ट में लगातार कमजोरी आ रही है, उसका भरपूर फायदा मिलेगा बॉटम लाइन को। इनफैक्ट ध्यान रखें, इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो लगातार इंप्रूव हो रहा है। इस समय सिर्फ महज 0.3 टाइम्स के आसपास डेट इक्विटी रेशियो है। 26 करोड़ की लॉन्ग टर्म डेट को घटाकर इस कंपनी ने 10 करोड़ रुपए कर दिया है और कहा जा रहा है इसी साल FY16 में शायद ये कंपनी डेट फ्री कंपनी होगी। इंटरेस्टिंगली ये कंपनी रियल एस्टेट सेगमेंट में भी है, जहां पे इस कंपनी का एक ऑपरेशनल मॉल है, ग्रोवल्स 101 मॉल है इस कंपनी का, जो कि 7.5 लाख स्क्वायर फीट में मुंबई के कांदिवली इलाके में है और तमाम नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स वहां पे हाउस्ड हैं, लेसीज हैं। बिग बाजार, मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिज्जा हट, मेनलैंड चाइना, फ्यूचर ग्रुप, सिनेमैक्स, इन सब की वहां पे
लेसीज हैं। और इनफैक्ट जब आप सुन रहे हैं तमाम मॉल्स बंद हो रहे हैं, लॉसेस क्लॉक कर रहे हैं, FY15 में इस मॉल ने टर्न अराउंड करा, पहली बार मुनाफा दिखाया, ब्रेक इवन करा और अब वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल से कंट्रीब्यूट करता हुआ आपको नजर आएगा। यही नहीं, ध्यान रखिए इस साल के एंड में जो लीज रेंटल्स होते हैं उसमें रिवीजन होना है, तो इस साल के एंड में मॉल रेवेन्यूज आपको एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। पेंट डिवीजन इस कंपनी की बॉम्बे पेंट्स के नाम से जानी जाती थी और तमाम बड़े कंपनियां महिंद्रा, टाटा, यामाहा, HP, IOC, सुजलॉन, विल्सपन, एस्कॉट, फेडरल मोगल, एस, बॉश, ये सब इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। ऑटो सेक्टर में रिकवरी का भरपूर फायदा मिलेगा। इनफैक्ट कुछ नए प्लांट्स इसने खोले थे, मुंबई का चेंबूर प्लांट बंद कर दिया था, तो मुंबई के प्राइम इलाके में चेंबूर में इस कंपनी के पास जमीन है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में इस कंपनी के पास 4 लाख स्क्वायर फीट लैंड था, FSI वाला। उसके लिए पुणे की मंत्री हाउसिंग के साथ इस कंपनी ने डेवलप करने के लिए करार करा है। तो एक मार्केट लीडर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेगमेंट में, जिसका खासतौर पे पेंट कारोबार में फोकस है। रेंटल्स इंप्रूव होने लगे हैं, अब 18 साल से लगातार डिविडेंड दे रही है, डेट फ्री होती हुई नजर आएगी इस साल। प्रमोटर्स का 68-69% का स्टेक, कोई स्टेक प्लेज नहीं है। जिस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अगर इंप्रूव होती है तो इस कंपनी के कोर बिजनेस में ही आपको बहुत तगड़ी ग्रोथ आगे भी आती हुई नजर आएगी। तो आज का जैकपॉट शेयर ग्रोअर एंड वेल 6% ऊपर दिखा है इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन में 36 रुपए के दाम पर ट्रेड होता हुआ। सबसे बढ़िया बात यह कि प्री ओपनिंग सेशन में ही काफी अच्छे खासे वॉल्यूम होते दिख रहे हैं, 52,000 शेयरों के आसपास का कारोबार प्री ओपनिंग सेशन में इस स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्री ओपनिंग सेशन न सिर्फ इस शेयर के लिए बल्कि बाजार के लिए भी बेहद दमदार दिख रहा है। 125 अंकों के आसपास की मजबूती आपको नजर आएगी इस वक्त सेंसेक्स में, और निफ्टी 37 अंक मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, यानी कि आधा % की रिकवरी सेंसेक्स और निफ्टी में दिखेगी आपको इस वक्त, और मिड कैप इंडेक्स में भी 0.5% के आसपास की तेजी। प्री ओपनिंग सेशन में 50 में से 48 शेयर हरे निशान में खुलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, ये संकेत साफ तौर पर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन देख लेते हैं स्टॉक 2020 में आज हमारे 2 कैप्टन्स ने किस तरह की रणनीति बनाई और कौन से शेयर चुने अपनी टीम में। SRS को हमने इसलिए खरीदा है और सिलेक्टर्स की इसलिए राय आप सामने निकल के आई क्योंकि एंटरटेनमेंट कारोबार को ये मर्ज कर रहे हैं और साथ ही साथ इनका रुपी का इंपैक्ट इनके ज्वेलरी बिजनेस में पॉजिटिव पड़ेगा। विप्रो पे आप जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, CLSA कह रहे हैं पॉजिटिव है। इसके अलावा डिपेंडेबल शेयर पेट्रोनेट LNG है क्योंकि कई करार वापस रीनेगोशिएट हो सकते हैं गैस को लेकर, और जो राज गैस के साथ उन्होंने करार किया था कतर का रीनेगोशिएट हुआ था वो बहुत फेवरेबल है इसके लिए। वेदांता प्रॉब्लम ज्यादा है, चाइना और ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसलिए वेदांता अभी भी शॉर्ट की लिस्ट में ही रहेगा। सिटी केबल में 49% इंस्टीट्यूशंस बाय कर सकते हैं, ये खबर पॉजिटिव। इरोज इंटरनेशनल ने करार किया आइडिया सेलर के साथ कंटेंट को लेकर, पॉजिटिव। फ्री हिट टेक्स मैक्रोरेल है, 55% हिस्सेदारी ब्राइट पावर्स में खरीदी गई है। IFCI विनिवेश और रिस्ट्रक्चरिंग के चलते सीएट शॉर्ट होगा, टायर की डंपिंग बढ़ जाएगी भारत में, और L&T इंफ्रा स्टोरी के हिसाब से, और साथ ही L&T इन्फोटेक के IPO को जो मंजूरी मिली है 2000 करोड़ के, इसलिए इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आज जरूर देखने को मिलेगा। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, आप देखेंगे गेंदबाजों से भरी हुई है टीम। भारतीय और आइडिया ये 2 ऐसे स्टॉक दबाव में आज इसलिए रह सकते हैं क्योंकि कल कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जो कॉल ड्रॉप के ऊपर पेनल्टी लगाने की बात TRAI ने की थी, अगर इनको राहत नहीं मिलती है तो काफी खराब सेंटीमेंट के लिहाज से खबर होगी आज, इसलिए यहाँ पर ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। इसके साथ साथ सुजलॉन मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक पिछले कई दिनों से हमारी टीम में रहकर अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है। ओपन ऑफर 8 तारीख को खत्म होगा, प्रमोटर्स ने जो जारी किया हुआ है, और आप देखिए हर रोज 4% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। आज भी एक अच्छा दिन साबित होगा। ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। टाटा स्टील के लिए खराब खबर, चाइना से रिलेटेड भी आप देखिए मेटल्स में डंपिंग हो रही है, और खबरें ये भी आ रही हैं कि भारत से जो स्टील बिलेट्स है इसके एक्सपोर्ट अगर होता है तो वो मेटल कंपनियों के लिए काफी नेगेटिव होगा। इसके अलावा JP एसोसिएट्स, IRB इंफ्रा जैसे हाई बीटा स्टॉक्स जिनमें बड़ा कर्ज है, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। GMR इंफ्रा में भी बिकवाली करने की राय है, और रिलायंस पावर में खरीदारी करने की राय। रिलायंस पावर के साथ साथ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। डेन इरिगेशन में कल की तेजी के बाद आज उछाल में बिकवाली करने की राय सिलेक्टर्स की तरफ से निकल कर आ रही है। ये थे स्टॉक 2020 के आज के ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन विप्रो ये एक ऐसा स्टॉक है जो फोकस में है साफ तौर पर। कल जिस तरह से जो इनके COO थे उसको CEO बनाया गया है, उस पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वो काफी बुलिश हैं। हमें आपको बता दें कि 23 साल पहले TCS में थे ये CEO, जिनको अब विप्रो में आने के बाद CEO का दर्जा दिया गया है। पूछते हैं किस तरह के पैटर्न्स यहाँ पर बन रहे हैं, क्या आपको ट्रेड लेना चाहिए। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य बताइए, विप्रो कैसा लगता है ये शेयर आपको?
वेल हेमंत, अगर आईटी स्टॉक्स में देखें तो हमने लास्ट कुछ दिन में कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देखा है। सीनेक्साइटी फ्यूचर इटसेल्फ ने एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक थोड़े से वीक रहेंगे। विप्रो में इमीडिएट सपोर्ट आता है 550 545 और स्टॉक उसी के आसपास चल रहा है, तो यहां से एक पुलबैक जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक अभी भी वीक है। हमको नहीं लगता कि यहां से बहुत ज्यादा कोई बाउंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक 560 565 की रेंज में आता है तो वो एक अच्छा लेवल है जहां पे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है विप्रो के अंदर। हमको लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 540 535 के लेवल दिखा सकता है। ओके, तो विप्रो में यहां पर ऊपरी स्तरों पर एक मौका बन सकता है आपके लिए तेजी करने का। कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में है, सिटी केबल की हम शुरुआत में बात कर रहे थे, 8 8.5% की मजबूती वहां पर दिख रही है। टेक्समो पाइप, इस स्टॉक का भी सर्किट फिल्टर कम किया गया है, 20 से 10% किया गया है। आप देखिए स्टॉक 5% ऊपर है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स है जिनके सर्किट फिल्टर्स में बदलाव हुआ है, मोजरबेन, मैजेस्टिक ऑटो, जयकोप, यहां पर भी आज एक्शन थोड़ा देखने को मिल रहा है। टेक्स रेल, एक खबर आई है इस स्टॉक को भी लेकर, इनकी ग्रुप कंपनी के साथ किसी तरह का डेवलपमेंट हुआ है कॉर्पोरेट, और उसके बाद स्टॉक में एक तेजी बनती हुई दिख रही। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में साफ तौर पर दिख रहे हैं। लेकिन मेटल्स आज के स्टार परफॉर्मर दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स में एक रिकवरी होती दिख रही है। आदित्य, एक बार फिर से इसी पर राय ली जाए आपसे। टाटा मोटर्स अगर रिकवर हो तो क्या ट्रेड लेना चाहिए गैप से ऊपर खुलने के बाद? वेल अनिल जी, अगर टाटा मोटर्स काफी बड़े गैप से खुलता है, 1.5 या 2% के गैप से खुलता है, तो उसके अंदर इस लेवल पे आके कोई ट्रेड नहीं बनता। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, स्टॉक की रेंज में है अभी भी, लोअर लेवल्स पे जरूर आया था, लेकिन अगर ये 385 390 के आसपास खुलता है तो वहां पे इसके अंदर कोई तेजी का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बचता है। तो मेरी सलाह है अगर आज गैप से खुलता है तो अवॉइड करिए। नीचे में वापस 375 372 की रेंज में आता है, वो एक अच्छा लेवल होगा जहां पे री एंट्री कर सकते हैं। बट यस, 385 386 के आसपास इसके अंदर बहुत कुछ गुंजाइश नहीं बचती ऊपर जाने के लिए, तो वहां पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये राय है इस वक्त टाटा मोटर्स के स्टॉक पर। कहां से आएगी मजबूती ये बता दूं आपको। पहली बात तो एक टेलीकॉम को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स हरे निशान में दिख रहे हैं। पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं, 0.5% ऊपर। मेटल्स 0.5% ऊपर है, तो बैंक, मेटल, कुछ हद तक फार्मा, ये सेक्टर है 3 जहां से मजबूती दिख रही है प्री ओपनिंग सेशन में। हिंडाल्को टॉप गेनर है 1.5% ऊपर, एचडीएफसी 1% ऊपर दिख रहा है। टाटा मोटर्स की हमने बात की। फार्मा में आप देखिए लुपिन और सन फार्मा मजबूत खुलने के संकेत दे रहे हैं, और बैंक इसलिए मजबूत है क्योंकि बीओबी और एसबीआई दोनों ही 1% ऊपर नजर आ रहे हैं इस वक्त मुझे प्री ओपनिंग सेशन में, उसका फायदा मिलते हुए दिखेगा। बेंगलोर केमिकल की रेटिंग घटाने की खबर आई, स्टॉक 2% नीचे दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। वेस्टर्न कॉप के लिए भी 100 करोड़ के कुछ टैक्स नोटिस की खबर आई है, स्टॉक वो भी 2% नीचे दिख रहा है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में नेगेटिव साइड पर भी नजर आ रहे हैं। चलिए बाजार खुलने की तैयारी करते हुए प्री ओपनिंग सेशन के बाद कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन आपके सामने। 115 अंक ऊपर सेंसेक्स ने शुरुआत की है, सेंचुरी मार्कर, और निफ्टी 38 अंक मजबूत 7,825 के अहम स्तर पर खुलता हुआ दिख रहा है, जो कि हमारा पहला टारगेट था। 50 में से 49 स्टॉक इस वक्त मजबूती के साथ खुले हैं बाजार में, और टाटा मोटर्स है टॉप गेनर, 1.5% की मजबूती। टाटा स्टील इसके ठीक पीछे 1% मजबूत। केन इंडिया में 1.5% की मजबूती बनती हुई दिख रही है। एनटीपीसी, गेल जैसी सरकारी कंपनी में तेजी बनती हुई दिख रही है। टाटा मोटर्स के अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा एक और स्टॉक है जहां पर 1% की मजबूती के साथ शुरुआत हुई है, और सरकारी बैंकों में एसबीआई और बीओबी ने हरे निशान के साथ शुरुआत की। ये है मजबूत शेयर। कमजोर क्या है इस वक्त निफ्टी में अगर आप देखें तो कोल इंडिया 0.5% कमजोर है, थोड़ा सा टीसीएस नीचे खुला है। ज्यादा कमजोरी वाले स्टॉक्स है नहीं इस वक्त, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी को देखिए 2% के नुकसान के साथ टॉप लूजर है इस वक्त, लेकिन उसके अलावा कोई खास कमजोरी वाले शेयर है नहीं। मजबूत आईएफसीआई 2.5% की तेजी के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। जेट एयरवेज 1.5% ऊपर है। अदानी पावर में 1.5% की मजबूती है। यूको बैंक ऊपर खुलता हुआ दिखा। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है। ऑटो में बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। बाजार की मजबूती सीमित है, 7,825 का हमारा पहला टारगेट था, वहां पर खुला है। 35 अंक मजबूत है, 100 अंक ऊपर सेंसेक्स है, लेकिन मिड कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी है 0.5% की, और बैंक निफ्टी भी थोड़ी मजबूती के संकेत देता हुआ 60 अंक ऊपर। हेमंत, कहां नजर है आपकी? काफी सारे स्टॉक्स हैं। आप देखिए एसआर शिपिंग जिस तरह से हर रोज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, आज शुरुआत ही करीब 6% मजबूती के साथ हुई है। कल हमने देखा था 20% का अपर सर्किट इसमें लगता हुआ दिखा था। एसआर ऑयल की डीलिस्टिंग के बाद अब एसआर शिपिंग इकलौती कंपनी बची है एसआर स्टेबल से, और यहाँ पर अच्छी तेजी हो रही है। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि शायद इसकी भी डीलिस्टिंग हो जाए, लेकिन ये अनकन्फर्म्ड खबरें हैं। बेहतरीन रैली लेकिन हर रोज ये शेयर दिखा रहा है, और इसी तरह की तेजी जीएम ब्रूवरीज भी आपको देखिए हर रोज दिखा रहा है 7% मजबूती के साथ। आज फिर ये शेयर काफी अच्छा प्रदर्शन
प्रदर्शन दिखाता हुआ। इसके अलावा अगर आप नजर डालें तो रॉयल ऑर्किड जिसकी बात अनिल कर रहे थे कि कुछ बड़े संस्थागत निवेशकों ने, कुछ बड़े HNIs ने यहाँ पर खरीदारी करी है, ये शेयर मजबूत है। और ग्रॉर एंड व्हील ये हमारा जैकपॉट स्टॉक देखिए अब 9% की शानदार उछाल के साथ ये खुला है, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप नजर डालें तो काफी सारे छोटे मझौले शेयर हैं जहां पर एक्शन भरपूर है। सिटी केबल देखिए 9% मजबूत है, यहां पर FII की निवेश सीमा बढ़ी है, प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो रहा है। 2-3 दिन के अच्छे मूव के बाद आज फिर एक बेहतरीन प्रदर्शन कहा जाना चाहिए। और छोटे मझौले शेयरों में एक्शन है। बिल्ड देखिए 2-3% मजबूत है। शुगर पैक देखिए, द्वारिकेश शुगर जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी। IFCI FNO में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। नॉन कोर एसेट्स बेचने के ऊपर तेजी से काम कर रही है कंपनी और उसका फायदा आज फिर यहां पर मिलता हुआ। यहां पर फिर खबरें आई हैं कि कुछ और एसेट्स को बेचेगी ये कंपनी, 2.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में फिर से तेजी बनती हुई दिख रही है और रिलायंस इंफ्रा शायद आज आपने टीम में चुना था, जहां पर खरीदारी होती दिख रही है। 1.25% की मजबूती है और कल ही ये स्टॉक का सेकंड हाफ में निचले स्तर से एक शानदार रिकवरी दिखाते हुए नजर आया था और आज भी एक मजबूत दमदार शुरुआत की है। आर पावर, आरकॉम, रिलायंस कैपिटल ये सारे शेयर हैं जो थोड़े थोड़े रिकवर करने के संकेत दे रहे हैं। निचले स्तरों से थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है और इसी पर एक राय ले ली जाए। आदित्य ये बताएं, अगर अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में फिर से खरीदारी का कहीं मौका दिखता है तो आप बताइए क्या खरीदेंगे, क्या इन लेवल्स पर खरीदना ठीक है? बिल्कुल मीन्स अगर ये सभी स्टॉक देखें, रिलायंस कैपिटल, आर पावर, रिलायंस इंफ्रा, आरकॉम, ये चारों ही स्टॉक्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। रिलायंस इंफ्रा कल के खराब बाजार में भी काफी अच्छा था, तो हमको लगता है कि यहाँ से रिलायंस इंफ्रा के अंदर अभी भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 580। ऊपर में हमको लगता है कि 635, 640 तक के लेवल दिखा सकता है। सिमिलरली अगर हम टेलीकॉम सेक्टर में आरकॉम देखें तो आरकॉम में भी एक यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 82 का अच्छा सपोर्ट था, स्टॉक ने कल 82 का लेवल टेस्ट किया, वहां से वापस पुल बैक देखने को मिला है, तो यहाँ पे वापस 82 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकती है। ऊपर में 92 तक के लेवल हमको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। मेटल से अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। टाटा स्टील 1.5% ऊपर, JSW स्टील 1.25% मजबूत। कल की तेजी जो है वो बरकरार है। सेल एक और ऐसा काउंटर है जिसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। तो पूरा का पूरा मेटल पैक देखिए मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। कोई ट्रेड अमरीश इंट्राडे के लिहाज से मेटल पैक में लेना चाहेंगे तो, और लेना चाहेंगे तो किस में? इंट्राडे के हिसाब से कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 1 वीक 10 डेज शायद ये जो तेजी है आई डोंट थिंक इट लास्ट, क्योंकि इन द लास्ट 3 to 4 वीक्स काफी अच्छा चल चुका है। सो माई चॉइस फॉर इंट्राडे और जस्ट अ डेज ट्रेडिंग would be possibly Tata Steel and SAIL. टाटा स्टील और सेल गैप से खुला है बाजार, ऐसे में क्या कोई शॉर्ट करने का मौका निफ्टी में अभी दिखता है जय आपको, या फिर इंतजार करेंगे थोड़ा और ऊपर आने का? हेमंत वेल, इस लेवल्स पे तो मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज ऑलरेडी कल अच्छा हमें शार्प फॉल देखने मिल रहा है इंडेक्स में और काफी स्टॉक्स में। तो इनफैक्ट मैं आज और 1-2 दिनों तक एटलीस्ट ये रिकवरी के लिए ऑन दी अपसाइड खेलना चाहूंगा, इंडेक्स स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एज वेल, जो मैंने मॉर्निंग में आपके साथ डिस्कस किए आई थिंक। और वहीं वो सारी स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, अच्छा रुझान देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो आई गेस एक रिकवरी के नजरिए से ही मार्केट में एज ऑफ नाउ ट्रेड करे तो बेहतर होगा। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, सपोर्ट्स के आसपास है काफी स्टॉक्स और इंडेक्सेस, तो वहां पे गेन्स मिलने के काफी ज्यादा चांस है। शॉर्ट्स करने के लिए एज ऑफ नाउ रिस्क और फेवरेबल नहीं है कल के फॉल के बाद। ओके, चलिए मदरसन सुमी एक और ऐसा स्टॉक है देखिए जहां पर तेज गिरावट देखने को मिल रही है। फॉक्सवैगन को अमेरिका में बड़ी पेनल्टी झेलनी पड़ सकती है, $90 बिलियन तक की पेनल्टी आ सकती है वहां पर, और इसको अगर पर व्हीकल कैलकुलेट करें तो $37,500 प्रति व्हीकल की ये पेनल्टी हो सकती है। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। मदरसन सुमी ने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई है, 0.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। मदरसन सुमी आदित्य कैसे ट्रेड करेंगे? FNO में है ये शेयर। वेल, स्टॉक ओवरऑल देखें थोड़ा सा वीक ही है। ऊपरी स्तर पे 300 का काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस था। स्टॉक काफी टाइम से उसके आसपास एक स्ट्रगल कर रहा था और हमने देखा कल के सेशन में एक सेलिंग प्रेशर था, आज हमने वापस एक गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखा है। तो यहां से हमको लगता है कि स्टॉक थोड़े से एक नेगेटिव रुझान के साथ ही ट्रेड करेगा और निचले स्तर पे 265, 270 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो अगर आज कोई पुल बैक आता है, स्टॉक वापस 288, 290 के आसपास आता है, तो वापस इसमें एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 300 और नीचे में 265, 270 के हमारे टारगेट्स रहेंगे। ओके, ये SREI इंफ्रा से इंफ्रा के चार्ट्स देखकर बताएं जरा जय क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आज 2:30 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल है। इस कंपनी में जो 5% हिस्सेदारी BNP पारिबा लीजिंग ने खरीदी थी उसको लेकर मैनेजमेंट कुछ क्लेरिफिकेशन देने वाला है। स्टॉक दौड़ लगा रहा है जबरदस्त, 4.5% चढ़ चुका है
और पिछले दिनों में इस स्टॉक में बड़े जबरदस्त मूवमेंट आते हुए दिखे हैं। मैं हफ्ते 10 दिन का चार्ट 2 हफ्ते का आपके सामने लाऊंगा तो उससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह की बड़ी तेजी इस काउंटर पर बनी थी। देखिए 46% बढ़ चुका है एक महीने में, जबरदस्त तेजी हुई है। ये बताएं क्या मौका है खरीदारी का इसमें? बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है 61 के लेवल्स के ऊपर। एक अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न देखने मिला है ये स्टॉक में, जो काफी एक एक हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न माना जाता है जब भी ऐसे पैटर्न पे से ब्रेकआउट देखने मिलता है, बिकॉज एक रेयर पैटर्न्स होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी वर्क करने की काफी ज्यादा होती है। और आई थिंक 61 के लेवल्स जब तक क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक नहीं होते हैं, आई थिंक ऑन दी अपसाइड इनिशियल टारगेट्स बन रहे हैं स्टॉक में 77 80 के आसपास, और उसके ऊपर मीडियम टर्म के लिहाज से अगर किसी को रखना है तो आई थिंक अबाउट 95 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छा रिस्क और फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है विद वॉल्यूम्स, और इंडिकेटर्स भी काफी बाय मोड में है। आई थिंक सारी टेक्निकल इंडिकेटर्स पे ये बाय निकल कर ही आ रहा है स्टॉक में, तो आई गेस यहाँ पे एक रिस्क लेना चाहिए। ओके, अच्छी तेजी आज के दिन इसमें देखने को मिली है। कल इतनी बड़ी गिरावट भी स्टॉक में देखने को मिली थी, उसके बाद जब ये मार्केट आज में खबर आई कि मैनेजमेंट की एक कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, उसके बाद आज यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशंस बनाते हुए दिख रहे हैं उस एनालिस्ट मीट से पहले। लेकिन नजर रखिए इस डेवलपमेंट पर। साथ ही आज देखिए वापस से एविएशन शेयरों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अमरीश जेट देखिए, स्पाइस जेट देखिए, इंटरग्लोब देखिए। कल का दिन अगर आप छोड़ दीजिए तो उससे पहले एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, आज वो वापस से शुरुआती कुछ मिनटों में रिटेन हो रहा है। क्या मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, क्या लगता है? मोमेंटम तो है, शायद कंटिन्यू होगा और कई हफ्ते शायद 2 महीने कंटिन्यू हो सकता है, बट देन आई थिंक वन शुड टेक अ व्यू ऑन ऑयल फॉर 2016। और मुझे लगता है कि जो गिरावट हमने 2015 में देखी है, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू कंटिन्यू फॉर ऑयल। वी कुड सी अ डिसेंट बाउंस बैक मोर टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ 2016, तो उस वक्त वी शुड सी एज टू व्हाट सॉर्ट ऑफ एन इफेक्ट इट विल हैव ऑन द एविएशन स्टॉक्स। तो मुझे लगता है कि जिसके पास भी इन्वेस्टमेंट है शुड यूटिलाइज दिस मोमेंटम ओवर द नेक्स्ट मंथ एंड हाफ 2 months to possibly exit to a certain extent. It's only a trader's bet right now. ओके, फिलहाल ट्रेडर्स के लिए है यहाँ पर मौके। और आज बता दूं इंटरग्लोब एविएशन में बार्कलेस की रिपोर्ट आई है, 1203 रुपए का टारगेट उन्होंने रखा है इक्वल वेट की रेटिंग के साथ में इंटरग्लोब में। तो यानी कि टारगेट बहुत बड़े नहीं आए हैं, 1203 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो अच्छे टारगेट आए हैं वो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से थे, जो 1400 रुपए प्लस के, प्लस एक आध और एफआई जिनके नाम मुझे याद नहीं, 1400 के थे, 1400 प्लस के। हाँ, तो कुछ एफआई ने जरूर 1400 के ऊपर के लक्ष्य दिए हैं, तो ये जरूर कुछ स्टॉक्स हैं एक्शन में। आईएफसीआई पर राय ली जाए, एक वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए कोई खरीदारी का मौका दिखता है क्या? 2% मजबूत है आज ये, और लगातार दूसरी कंपनियों में जो इनकी एसेट्स हैं, जिनकी अच्छी खासी वैल्यूएशन है, चाहे फिर वो एनएससी हो, स्टॉक होल्डिंग हो, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनियां हो, उनमें बेच कर ये बैलेंस शीट चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य, आईएफसीआई ट्रेड करेंगे आप तेजी की तरफ? वेल, एक शॉर्ट टर्म के लिए जरूर हाँ, इसके अंदर हमको 29, 50, 30 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर निकलना स्टॉक के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। तो यस, यहाँ से एक थोड़ा सा लॉन्ग ट्रेड बनता है, 27 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है, बट विद शॉर्ट टर्म टारगेट 29, 50, 30 के आसपास आके एक बार ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशन से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। 13% एसआरईआई इंफ्रा का स्टॉक। आज इंफ्रा स्टॉक्स में देखिए रिलायंस इंफ्रा, आईआरबी इंफ्रा, एसआरईआई इंफ्रा, जो इंफ्रा के कारोबार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जीवी के, यहाँ पर सब जगह स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। से इंफ्रा कोई खास वजह है इतना भागने की अमरीश? 14% तो कुछ दिख नहीं रहा, जिस वजह से शायद एक्सपेक्टेशन है कि कुछ अनाउंसमेंट आ जाए आज। So I think, above a level of 60, it was not really able to cross 60 easily. तो अभी 60 के ऊपर आ चुका है, तो I think technically also should be looking good. So जहाँ भी मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे ज्यादा खरीदारी हो रही है, I think traders are getting into it. So I think this is a market where one should be playing momentum, और श्रेय में तो clearly momentum। तो हम सुबह 9:15 पर बाजार खुलने के बाद यही कोशिश करते हैं लोगों को बताने की कहाँ मोमेंटम है, और वो स्टॉक्स हम तुरंत पकड़कर बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने 61-62 रुपए से स्टॉक को ट्रैक करना शुरू किया, 69 के आसपास तक तो आ चुका है, जबरदस्त तेजी हो चुकी है। बिल्कुल अनिल, बाजार पर नजर रखिए, 100-125 पॉइंट ऊपर था कुछ देर पहले, सेंसेक्स अब 50 अंक की ऊपर बचा है, तेजी से नीचे की तरफ फिसलता हुआ दिख रहा है बाजार। इस पर नजर होनी चाहिए आपकी। 7831 का हाई बनाने के बाद अब कभी भी निफ्टी 7800 के नीचे आ सकता है, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और बैंक निफ्टी पर नजर रखिए, आप देखिए लाल निशान में पहले ही पहुंच गया था अभी और बिल्कुल फ्लैट इस समय ट्रेड कर रहा है। हालांकि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या आपको
ज्यादा दिखेगी एक गिरने वाले शेयर के सामने, 3 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर हैं। लेकिन आप देखिए बाजार थोड़े से हल्के होते हुए ऊपरी स्तरों से उछाल जो हमने दिखाई थी वो इस समय सस्टेन अभी होती हुई दिख नहीं रही है। इसके अलावा अब एफएमसीजी सेक्टर एक और ऐसा सेक्टर है जो लाल निशान में पहुंचा है। इन दोनों सेक्टर्स को छोड़ दीजिए, बैंक निफ्टी और एफएमसीजी को, तो बाकी सारे सेक्टर्स हरे निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। ऊपरी स्तरों से अगर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है तो इस दबाव में आदित्य क्या ट्रेड लेंगे आप? क्या आपको लगता है आज फिर 7,800 के नीचे पहुंच सकता है निफ्टी, या आपको लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेगा 7,800 पर वापस ऊपर जाएगा? कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी को इस समय आप? वेल 7,800 निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, तो हमको लगता है कि निफ्टी वापस 7,780 7,800 के आसपास अगर आज आता है तो वहां पे बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चलना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 7,750। अगले 2-3 दिन के अंदर हमको एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा जो कि निफ्टी को वापस 7880 7940 तक हमको निफ्टी एक टेस्ट कर सकता है, वहां पे एक प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। लेकिन हाँ, निफ्टी अगर 20 पॉइंट नीचे आता है तो बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। ओके, तो यहां से थोड़ी और कमजोरी हो जाए तो खरीदारी करेंगे निफ्टी पर। ये राय आदित्य की। वक्त है अमरीश आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालकर बाजार पर तमाम स्टॉक सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक और स्टॉक जो जय मेरी लिस्ट में आया है, सौराष्ट्र सीमेंट, 5% ऊपर दिख रहा है ये स्टॉक, और आज कुछ वॉल्यूम्स भी ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं इस काउंटर पर। क्या कहीं कोई चार्ट पर खरीदारी के संकेत है इस काउंटर पर? सौराष्ट्र सीमेंट जय, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, लगता है जैसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन आदित्य से राय लेते हैं कुछ स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन वॉल्यूम के लिहाज से भी होता दिख रहा है। मदरसन सुमी 2% कमजोर है और ओपन इंटरेस्ट 3% बढ़ चुका है। अब यहां पर कमजोरी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब क्या अभी भी मौका है मंदी करने का यहां पर मदरसन सुमी में, या फिर थोड़ी देर हो चुकी है? आदित्य क्या कहेंगे? वेल अनिल जी, अगर किसी को इंटरडे ट्रेड लेना है तो आज के डेज हाई का स्टॉप लॉस आके बिल्कुल एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉक का चार्ट थोड़ा सा वीक है और हमें लगता है कि यहां से एक सेलिंग रहेगी, तो 270 का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा, 265 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। करंट लेवल से भी एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 287। ओके, चलिए, तो ये राय इस समय निकल कर आ रही है। लेकिन आप कुछ और स्टॉक्स देखिए। एसआर शिपिंग 14% मजबूत है, बेहतरीन तेजी अनिल इस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। एसआरईआई इंफ्रा में 10% की तेजी के साथ इस समय कारोबार हो रहा है। इसके अलावा एफएनओ में अगर एक ट्रेड इस समय आदित्य आपको लेना हो तो कौन सा स्टॉक होगा जिसे आप ट्रेड करेंगे? फिलहाल आज मेटल इंडेक्स सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है यहाँ पर। वेल मेटल सेक्टर अभी भी हमको काफी अच्छा लग रहा है। टाटा स्टील, पर्टिकुलरली दो स्टॉक टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील अभी भी अच्छे लग रहे हैं। हमको लगता है कि इसमें एक तेजी जारी रहेगी। जेएसडब्ल्यू स्टील ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो इस लेवल पे मैं बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बायर्स के फेवर में नहीं आता है। हाँ, लेकिन टाटा स्टील अभी भी अच्छा लग रहा है। टाटा स्टील के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। ऊपर में हमको लगता है कि 270 275 तक के लेवल टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर एक 256 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक सेलिंग का पोजीशन रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कंटिन्यूसली लाइक एलएनटी बेल जैसे डिस्कस किए थे पहले हमने कि एक बार बार एक न्यू लोज बना रहे हैं, वैसे ही एक एसबीआई एक स्टॉक है लार्ज कैप में जिसके अंदर हम कंटिन्यूसली न्यू लोज देख रहे हैं। हमको लगता है कि स्टेट बैंक में अभी भी थोड़ा सा वीक वाली एक जारी रहेगी और नीचे में स्टॉक 205 तक के लेवल दिखा सकता है। इसको भी थोड़ा सा एक हफ्ते के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 225 एंड नीचे में टारगेट रहेंगे 205 के। ओके, वक्त है दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। आदित्य और जय, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बाजार और तमाम सेक्टर स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। बाजार महज 20 अंक ऊपर बचे। अब सेंसेक्स पर निफ्टी पर मजबूती सिर्फ 12 अंकों की, 7,800 पर फिर आ गया है निफ्टी। लेकिन बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1025 शेयर मजबूती के साथ अब भी कारोबार कर रहे हैं।
और गिरने वाले शेयरों की तादाद सिर्फ 285 है, वो भी तब जबकि मिड कैप इंडेक्स कोई बहुत भागा हुआ नहीं है, मुश्किल से 1/4% ऊपर है। बैंक निफ्टी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। छोटे शेयरों पर भी नजर डालिए, स्मॉल कैप इंडेक्स इस तरह का कारोबार कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी नहीं होने के बावजूद बढ़ने वाले शेयरों की तादाद, ब्रॉडर मार्केट की मजबूती अभी भी बरकरार है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये मजबूती बरकरार रह पाएगी। मिड कैप शेयरों में जो इतनी बेहतरीन तेजी बनती हुई दिख रही है, दिग्गजों के मुकाबले में जो ज्यादा ताकत दिख रही है, क्या वो बरकरार रह पाएगी? और इसी का जवाब लेते हैं। हमारे साथ बाजार के एक ऐसे जाने माने एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं जो स्टॉक पिकिंग में माहिर हैं, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर गहरी पकड़ रखते हैं और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स के भी बहुत अच्छी समझ रखते हैं। तो चाइना के डेवलपमेंट और हमारे मिड कैप शेयरों की तेजी, इन दोनों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं इस वक्त संदीप sabharwal.com के संदीप sabharwal। संदीप, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मैं कंफ्यूज हो रहा कि शुरुआत मिड कैप से पहले करूं या चाइना से करूं, तो बड़ा डेवलपमेंट चाइना का है, पहले उस पर एक राय ली जाए आपकी। हो क्या रहा है चाइना में, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या दिक्कत है? अचानक से बाजार इतना तेजी से गिर गए, किसी को पता ही नहीं चला और आज सब ठीक ठाक सा दिख रहा है। ये चाइना की स्टोरी ऐसी है, मतलब फ्रैंकली सिंपल वर्ड में मैं ये कहूंगा कि चाइना में स्लो डाउन जो है वो गिवन है। अगले कुछ साल चाइना कंटिन्यूसली स्लो डाउन होता रहेगा। अब उसकी हर हेडलाइन पे अगर ग्लोबल मार्केट ऐसे रिएक्ट करेंगे तो फिर उससे कुछ बनना नहीं है इवेंचुअली। तो मुझे लगता है ये चाइना जो है अगले 2-4 महीने में डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि चाइना में जितना डेट है उसके हिसाब से इनका स्लो डाउन होना इमिनेंट है। चाइना बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, मेरा भी ये एनालिसिस है, जापान की तरह रिजेंबल करता है लेट 1980s के। तो ये बहुत स्लो डाउन मोड में जाएगा। चाइना कोलैप्स नहीं करेगा क्योंकि उनके गवर्नमेंट फाइनेंसेस अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तो जो लोग कहते हैं हार्ड लैंडिंग होगी चाइना में, हार्ड लैंडिंग नहीं होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, और वो सॉफ्ट लैंडिंग इतनी धीरे धीरे होगी। ये एक बार ये दोनों शब्द जो आपने इस्तेमाल किए हमारे दर्शकों को समझाए, हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग, ये क्या होती है, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, हार्ड लैंडिंग वो थी जो 2008 में हुई, सीधा ग्रोथ या जो सब कुछ है वो 3% से 0 अचानक से एकदम अचानक से। तो ऐसा कोलैप्स हो जाए फाइनेंशियल सिस्टम में कि पूरी इकोनॉमी हिल जाए उससे, वो मुझे नहीं लगता चाइना में होने वाला है। तो चाइना में धीरे धीरे होगा, 7 का 6, 6 का 5, 5 का 4, इवेंचुअली अगले 10 साल में हो सकता है 3-4% की ग्रोथ ही रह जाए उस इकोनॉमी में। तो ये इसको लोग अगर अभी से अब्जॉर्ब कर लें कि ये होने वाला है, तो मुझे लगता है आप ज्यादा मार्केट में बेटर ऑपरेट कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे पैसे बना पाएंगे। FIs किस तरह से आप देखेंगे भारतीय बाजारों को? ब्रिक्स में आप देखिए ब्राजील की हालत खराब है, रशिया की भी स्थिति अच्छी नहीं है, इंडिया बचा हुआ है, चाइना की हालत सब जानते ही हैं। तो इमर्जिंग मार्केट्स में ब्रिक्स में पैसा क्या आता रहेगा, फ्लोज क्या रहेंगे? क्योंकि पिछला साल तो हमने देखा फ्लोज काफी कमजोर थे। ये वो गाना है ना, जस्ट अनदर ब्रिक इन द वॉल। तो आई थिंक वो 1 ब्रिक इन द वॉल रह गया अब इंडिया। तो वो ब्रिक से कंपेयर करना कोई मतलब नहीं रह जाता। ब्राजील की इकोनॉमी टोटली डोलड्रम्स में है, वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है। चाइना की अभी हम बात कर चुके हैं, रशिया बहुत ऑयल डिपेंडेंट था तो उनकी अपने इश्यूज हैं। तो वो ब्रिक्स तो अब एक तरह से खत्म ही है। अब इंडिविजुअल कंट्रीज, इंडिविजुअल स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टोरीज को देखना पड़ेगा। तो उसी लिहाज से अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया बहुत वेल प्लेस्ड, मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक्चुअली अगर हम देखें तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे इंडिया बहुत वेल प्लेस्ड है आज के दिन। चलिए, हिंदुस्तान की सिचुएशन मजबूत दिख रही। अब ये मजबूती सिर्फ मिड कैप शेयरों में क्यों दिख रही है, स्मॉल कैप शेयरों में क्यों दिख रही है? दिग्गज तो दिख नहीं रहे इतने मजबूत। और ये शॉर्ट टर्म में फंड फ्लो के कारण है, क्योंकि FIs की बिकवाली चल रही है और FIs के पास लार्ज कैप्स हैं। तो वो जब 700-800 करोड़ रोज बेचते हैं तो लार्ज कैप में अगर थोड़ी बहुत बाइंग डोमेस्टिकली हो भी तो वो चढ़ते नहीं है। और मिड कैप्स में ज्यादा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बाइंग है, तो उसके कारण उसके प्राइस इंपैक्ट ज्यादा आ जाता है थोड़ी भी बाइंग से। तो ये स्टोरी चल रही है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल मिक्स ऑफ मिड कैप लार्ज कैप्स के देखूं तो मैं आज के दिन ये नहीं कह सकता कन्विंसिंगली कि मिड कैप्स में ज्यादा वैल्यू है। मैं कहूंगा लार्ज कैप्स में भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। और ऐसा मार्केट कई बार देखा जाता है जब मिड कैप बहुत रोज क्रेजीली चढ़ते हैं और लार्ज कैप बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते और सडनली वो परफॉर्मेंस रिवर्सल आ जाता है। तो ये इमिनेंट है परफॉर्मेंस रिवर्सल। तो अगर कोई रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है उसको ये जो रोज मिड कैप 10-15% करते हैं उससे बच के, बल्कि अगर लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है ज्यादा सेफ। लेकिन ये तो और उल्टा आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात कह रहे हैं जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि अगर लार्ज कैप यहाँ से चल जाए तो जो मिड कैप स्मॉल कैप में ट्रेड करने वाले हमारे यहाँ के HNI ट्रेडर बोल दें, इन्वेस्टर्स बोल दें या फंड मैनेजर्स, वो तो और ज्यादा मिड कैप खींचेंगे फिर तो। जी हाँ, तो होगा ये कि
लार्ज कैप चढ़ने शुरू होंगे, मिड कैप्स में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी और वो स्टेबिलिटी के बाद फिर सारे मिड कैप्स नहीं चलेंगे, फिर जो सिलेक्टिव मिड कैप्स है वो चलेंगे, क्योंकि जब डोमेस्टिक इकोनॉमी रिकवर होगी, इंटरेस्ट रेट नीचे होंगे, इनपुट कॉस्ट कम होंगे, तो उससे छोटी कंपनीज को ज्यादा फायदा होता ही है, ये हमने पहले भी देखा है। तो लेकिन एक वैल्यूएशन भी चीज है, तो अगर हम प्योर वैल्यूएशन पैरामीटर पे देखें तो आज के दिन लार्ज कैप ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। और कौन से वो लार्ज कैप हैं जहां पर आप इस समय बेट करेंगे, पैसा लगाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, मैं कहूंगा जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं या उनमें एक दो स्टॉक्स ऐसे हैं जैसे अशोक लेलैंड जैसी कंपनी है, वो कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छा करेंगे। मारुति कंटिन्यूसली यहां से भी अच्छा करता रहेगा। बैंक्स में मैं कहूंगा कि स्टेट बैंक जैसे बैंक में काफी हद तक नेगेटिव्स फैक्टर्ड इन है, इवन आईसीआईसीआई में, तो बहुत मुश्किल है यहां से ज्यादा डाउनसाइड देखना इन स्टॉक्स में। और इवेंचुअली जब इकोनॉमी रिकवर होगी, और एक हमने ये देखा है कि रिलायंस भी आउट परफॉर्मेंस के साइकिल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उनके ज्यादातर इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, अब इन्वेस्टमेंट से पैसे आने शुरू होंगे अगले 2-3 साल में, तो रिलायंस भी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहना चाहिए लार्ज कैप्स में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने कि लार्ज कैप में भी अच्छा पैसा बन सकता है, और खासतौर से वहां रिस्क भी कम है और स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। लेकिन 2016 में कोई ऐसी नई थीम्स आपको लगता है, नए सेक्टर्स यहां से थोड़ा थोड़ा बेहतर हो सकते हैं, तेजी दिखा सकते हैं संदीप, ऐसा कुछ सोचा है आपने? देखिए, सेक्टर्स में मुझे लगता है कि जिनमें आउट परफॉर्मेंस शुरू हुई थी वो अभी आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे रोड सेक्टर की कंपनीज हो गई, रेलवेज की कंपनीज हो गई, तो इनमें अच्छी स्टोरी बनती रहेगी। दूसरा, कंज्यूमर साइड पे जहां लोग ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, जिसमें हमने एक एविएशन में रैली ऑलरेडी देख ली है, हमने होटल्स में कुछ रैली देखी है, लेकिन होटल की स्टोरी मुझे इतनी कन्विंसिंग शॉर्ट रन में इसलिए नहीं लगती क्योंकि होटल कंपनीज में अभी भी प्राइसिंग पावर नहीं है उनके पास, तो हम देखेंगे कि नतीजे अभी भी इतने अच्छे नहीं आएंगे जो लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो एक होप ट्रेड चल रहा है होटल्स में अभी, जो एक्चुअल स्टोरी उसकी 2016 के एंड में प्ले होगी। और फिर एंटरटेनमेंट साइड पे अगर हम देखें तो मीडिया ओरिएंटेड स्टॉक्स अच्छे कर सकते हैं, कुछ जैसे 1-2 ये अम्यूजमेंट पार्क्स हैं तो उनमें ज्यादा लोग स्पेंड करेंगे, तो वहां स्टोरी चल सकती है। तो लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कंजम्पशन बास्केट भी अच्छा करेगा इंडिया में। और कंजम्पशन बास्केट में अगर किसी को पैसा लगाना हो तो वो कौन से होंगे? लार्ज कैप्स तो आपने बताया, अशोक लेलैंड, मारुति, एसबीआई, आईसीआईसीआई, आरआईएल में निवेश करें। कंजम्पशन के ऊपर, इन थीम्स के ऊपर प्ले करना हो तो स्टॉक्स कौन से होंगे? देखिए, ब्रॉडली मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस प्राइस पे वो स्टॉक अच्छा होगा। जैसे एक कंपनी है वंडरला हॉलीडेज, उनके अम्यूजमेंट पार्क में काफी अच्छा मॉडल है और मुझे लगता है कि इवेंचुअली इसमें कंजम्पशन साइड अच्छी जाएगी। एंटरटेनमेंट साइड पे अगर हम देखें, पीवीआर जैसी कंपनी है, तो पीवीआर इवेंचुअली लॉन्ग रन में अच्छा करेगा। आज के दिन थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच लगता है, लेकिन लॉन्ग रन मॉडल उनका अच्छा है। तो इस टाइप के स्टॉक्स अगर लोग होल्ड करके रखेंगे तो इसमें पैसा गंवाना बहुत मुश्किल है। एक मोमेंटम ट्रेड की आपने भी बात करी, जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं होटल शेयरों में, सालों साल तेजी नहीं हुई और अब देखिए सब सर्किट पर ही मिल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं आप थोड़े कॉशियस हैं, क्या करना चाहिए जिनके पास ये शेयर हैं, बहुत पुराने पड़े हुए हैं, भाव बड़े दिनों बाद दिखे इस तरह के जो 10-10% के सर्किट्स लग रहे हैं अब शेयरों में, क्या राय होगी? मैं कहूंगा लोगों को बेचना नहीं चाहिए। अगर आप 10 साल से लेके बैठे हैं तो 1-2 साल और होल्ड कर लेंगे, उसमें आपका कुछ जाएगा नहीं और इवेंचुअली इनमें मूव आ जाएगा। तो शुगर की तरह हो सकता है ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ते रहें? हाँ, जैसे शुगर में बड़ी स्टोरी बनी, फिर लोगों को रियलाइज हुआ इतनी जल्दी प्रॉफिट नहीं आएगा, तो वो एक चीज हो रही है, ऐसे ही होटल्स में होगा। लेकिन इस बीच बाजार पर रखे नजर, यहाँ पर 15 अंकों की मात्र मजबूती बची है सेंसेक्स में और निफ्टी अब 10 अंक ऊपर बचा है। मिड कैप इंडेक्स में जरूर 1/4% की मजबूती है। बैंक निफ्टी हरे निशान से लाल निशान की तरफ आता हुआ दिख रहा है, फिर भी 1000 स्टॉक ऐसे हैं इस वक्त जो मजबूती के साथ टिके हुए हैं। हालांकि अब गिरने वाले शेयरों की तादाद थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही, 350 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो ये रुझान इस वक्त के बाजार का दिख रहा है। लेकिन एक और स्पेस, आपने रिलायंस की बात की, लेकिन उससे हटकर ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों में गेल, आईजीएल, पेट्रोनेट, एलएनजी, गुजरात गैस, ये सारे गैस से जुड़े हुए स्टॉक्स में भरपूर तेजी बनती हुई दिख रही है। आज भी पेट्रोनेट एलएनजी के लिए खबर जो आ रही थी कि अब ऑस्ट्रेलिया के एक्सॉन के साथ भी वो इसी तरह का टर्म्स कंडीशन फिर से चेंज करने की बात करेंगे जो रास गैस कतर के साथ की। क्या ये एक स्पेस हो सकती है 2016 में जहां पैसा बने, या फिर ये सब कुछ डिस्काउंट हो गया है? मैं कहूंगा ये अगले 3-4 साल की अच्छी स्टोरी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा जैसे सोलर में एक बड़ी स्टोरी बनी, लेकिन सोलर इन्वेस्टमेंट के लिए लिस्टेड स्टॉक्स में कोई ज्यादा स्पेस नहीं है। लेकिन हम इसमें गैस में देखें, गैस अगेन क्लीन एनर्जी है,
तो इसमें लेकिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव जरूरी है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी, वो प्रमोट करेगी नए LNG इंपोर्ट फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए। पाइपलाइंस की बड़ी स्टोरी होती थी, आपको याद होगा 5-7 साल पहले, और वो अब एक्चुअली गैस अवेलेबल है बहुत सस्ती ग्लोबली, तो क्या हम लोग उस चीज पे इन्वेस्ट करेंगे? तो वो जब स्टोरी होगी तब अच्छा बनेगा। दूसरा गैस में ये है कि इन सब स्टॉक्स को लोग बेच गए हैं, तो मतलब हार्डली किसी के पास है, तो थोड़ी भी पॉजिटिव स्टोरी आती है तो स्टॉक जल्दी भागता है, तो उस हिसाब से एक अच्छा स्टॉक हो जाते हैं ये सारे। बिल्कुल अंडर ओनरशिप थी, हमने देखा था इन स्टॉक्स में, और आप देखिए क्या रैली दिखा रहे हैं गैस के शेयर, खासतौर पर IGL जैसे शेयरों में जहां तेज गिरावट देखने को मिलती, पेट्रोनेट जैसे स्टॉक्स में अब अच्छी रिकवरी देखी जा रही है। वक्त है आपसे विदा लेने का। शुक्रिया संदीप आपका समय निकालने के लिए और इन सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन अनिल देखिए, बाजार में खुला जरूर 100-125 पॉइंट ऊपर, लेकिन वो पूरी की पूरी तेजी गुम हो गई है। हालांकि इस समय चाइना के मार्केट्स अगर आप देखें तो कोई गिरावट खास नहीं है। एक बार फिर से लाएंगे शंघाई के मार्केट्स और देखेंगे इस समय किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। देखिए 0.5% मजबूत हैं ये, और 0.5% मजबूत तब भी थे जब भारतीय बाजार खुलने वाले थे, लेकिन चाइना के मार्केट्स का फियर अभी भी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। 7,800 के स्तर के नीचे एक बार अभी हम फिसले हैं और अब उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा कमजोर प्रदर्शन दिखाता हुआ, और PSU बैंक चैनल पिछले कई दिनों से खराब प्रदर्शन दिखा रहा है, और आज भी देखिए FMCG और अब IT सेक्टर एक और ऐसा सेक्टर है जो हरे निशान से लाल निशान में आ गया है। तो बाजार में ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे हैं, दबाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर यहाँ पर बिकवाली का माहौल देखने को मिला है, लेकिन इस बीच मेटल शेयरों पर नजर रखिए। मेटल शेयरों में यहाँ पर एक अच्छी तेजी होती हुई दिख रही है। खबरें यहाँ पर ये आती हुई दिख रही है कि शायद मेटल शेयरों में काफी लंबे समय से जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की बात कही जा रही है, हो सकता है वो जल्दी आती हुई नजर आए। आयरन और पैलेट्स पर इस तरह की बातें चल रही है काफी समय से, और शायद यही वजह कि इतने कमजोर बाजार में भी ये मेटल शेयर काफी मजबूत है। बिल्कुल, चलिए निश्चल महेश्वरी जी से के पास चलते हैं, हेड इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज एडलवाइज सिक्योरिटीज के, और उनसे जानते हैं कि वो मार्केट को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज पर। हेमंत बोल रहा हूं सर, ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं आप बाजार में कल के जो तेज 500 पॉइंट के करेक्शन को, और उसके बाद आज भी बाजार देखिए तेजी देखने को मिल नहीं रही फुल फ्लेज, थोड़ी घबराहट है ट्रेडर्स के बीच में कल के अकस्मात फॉल के बाद। हाँ, अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमी अभी ज्यादा ड्राइव कर रही है बजाय इंडियन मार्केट्स के, और चाइना का अगर ऑफिशियल करेंसी CNY और उनका जो पेग है और उनके जो लिस्टेड करेंसी हांगकांग में अगर डिफरेंस देखेंगे तो वापस अगस्त के लेवल तक आ गई। 2% का डिफरेंस है ऑफिशियली चाइना की ऑफिशियल पेग में और मार्केट रेट्स में। तो वहीं से घबराहट बनती है कि क्या चाइना वापस अपनी करेंसी डिप्रिशिएट होने देगा। जो हम देख रहे हैं कि इवन अक्टूबर से भी चाइना की करेंसी कम से कम 3-3.5% ऑटोमेटिक अपने आप ही डिप्रिशिएट हो गई बाजार में। तो ये अगर चाइना में डिप्रिसिएशन हुआ वापस, और अगर आप देखें PMI उनका खराब है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन खराब है, और इंडिया का भी कोई खास नहीं है। दिसंबर में भी देखिए तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन में आ गया PMI, अगर आप देखेंगे 50 के नीचे आया। तो इंडिया भी कोई ऐसा इंडस्ट्रियल साइड में अच्छा नहीं करा, लेकिन चाइना एक बड़ा खतरा बना हुआ है वर्ल्ड के लिए, और उसको उसी के चलते आई थिंक सब जगह इमर्जिंग मार्केट जितने भी हैं उनमें सब में प्रेशर है। लेकिन ऐसे में क्या भारतीय बाजारों को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है, या फिर कभी कभार इतनी बड़ी गिरावट का असर हो जाता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में हमारे लिए इसे कैसे समझा जाए? क्या असर भारतीय बाजारों पर पड़ेगा? और दूसरा ये कि FIs जो थोड़ा सा हाथ खींचते हुए नजर आए भारतीय बाजारों से, क्या वो फिर से लौटेंगे भारतीय बाजारों में अगर उन्हें ग्रोथ यहां पर बेहतर दिखे तो? अनिल जी, ये भारतीय बाजार इमर्जिंग मार्केट से अलग नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। ये जो हम लोग सोचते हैं कि भारतीय बाजार अलग चलेंगे और इमर्जिंग मार्केट अलग चलेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट एक बड़ी कैटेगरी है सबके लिए। वहां पर इमर्जिंग मार्केट भारत के लिए अलग से पैसा कहीं बहुत कम रेज होता है, सब इमर्जिंग मार्केट के लिए रेज होता है पैसा, और अगर वो इमर्जिंग मार्केट में फॉल आएगा तो भारत भी उसके संग ही जाएगा। तो आप देखिए कि लास्ट ईयर हमारा तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा कंट्री का, लेकिन नेट फ्लो कोई खास नहीं आया, $2-2.5 बिलियन का नेट फ्लो आया। जबकि अगर आप देखेंगे 11, 12 और 13 में, जबकि भारतीय इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही थी, लेकिन तब भी $20 बिलियन का फ्लो आया, क्योंकि वर्ल्ड ओवर इमर्जिंग मार्केट में बहुत स्ट्रांग फ्लो था। तो ये जो अगर आप देखेंगे तो ये लार्जली डिपेंड करता है वर्ल्ड ओवर बेसिकली कि फ्लोज कैसे चलेंगे।
तो उससे भारत हाँ थोड़ा बहुत कम गिरावट आ सकती है, लेकिन फ्लो आएंगे वो बड़ा मुश्किल है। निश्चल जी, कुछ देर पहले संदीप सब्बरवाल जी से भी हम यही सवाल पूछ रहे थे। होटल्स में तेजी देखने को मिल रही है, छोटे छोटे सेक्टर्स में तेजी हो रही है और काफी समय बाद ये तेजी हो रही है। आप कैसे रीड कर रहे हैं इन तेजी को, और यहाँ पर आपकी क्या राय है खासतौर पर टूरिज्म क्षेत्र पर? नहीं, टूरिज्म क्षेत्र डेफिनेटली काफी अच्छा कर रहा है। होटल क्षेत्र में मैं संदीप जी से बिल्कुल अग्री करता हूं, क्योंकि क्या हुआ है कि अगर होटल क्षेत्र में आप देखेंगे तो एडिशन ऑफ रूम्स हैज बीन वेरी लो, और अगले हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से एक्चुअली 5 सितारा और 4 सितारा होटल में कुछ 2.5 या 3% का एडिशन होगा अगले 3-4 साल में कैगर। जबकि आप देखेंगे तो लास्ट 3-4 साल में भी बेसिकली एवरेज रूम जो ऑक्यूपेंसी है वो जो है 5 से 7% की बढ़ती रही है, और हमको ये उम्मीद है कि आगे में 10-11% के करीब की रूम ऑक्यूपेंसी बढ़ती रहेगी। और क्या नाम है, ऑक्यूपेंसी टोटली बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अभी 70-72% के करीब चल रही है बॉम्बे में। दिल्ली में करीब 65-70 के बीच है, जो कि क्योंकि एडिशन नहीं है रूम्स में तो बढ़ती जाएगी ऑक्यूपेंसी। लेकिन 2016 में और कौन सी ऐसी थीम्स हैं जो आपको लगता है निवेश के मौके दे रहे हैं निश्चल जी? अभी अर्बन कंजम्पशन पे ही ज्यादा फोकस है अनिल जी। अर्बन कंजम्पशन, क्योंकि इन्फ्लेशन डाउन है, अभी ओरॉप स्कीम का पैसा लोगों के हाथ में आया, बाद में 7th पे कमीशन का पैसा लोगों के हाथ में आएगा, तो वो चाहे ऑटो है और अर्बन कंजम्पशन के जो भी क्षेत्र हैं, चाहे टूरिज्म है, होटल सेक्टर है, तो ये सब में जैसे एयरलाइंस है बेसिकली, ये सब सेक्टर्स में आई थिंक पैसा निवेश करना चाहिए। और ऑटो सेक्टर में खास तौर पर 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स कहां पर आप ज्यादा बुलिश हैं? हम लोग 4 व्हीलर पे ज्यादा बुलिश हैं, क्योंकि 2 व्हीलर अभी भी लार्जली काफी कुछ रूरल डिपेंडेंट है, और रूरल डिपेंडेंसी अभी अगर देखें कि अगले साल का मानसून अगर अच्छा हुआ, जो कि पहली खबर आना शुरू हो गई है, तो मुझे लगता है कि 2 व्हीलर में भी निवेश होगा, क्योंकि 2 व्हीलर भी काफी सस्ते हैं। निश्चल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब बाजार के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सुदर्शन जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी CNBC आवाज पर। ये जो 10 दिनों में बड़ी मुश्किल से हम 8000 के नजदीक पहुंचे थे, 10 घंटों में ही वापस नीचे आ गए, आने में टाइम नहीं लगा। ये बताइए, क्या चार्ट्स बिगड़ चुके हैं? क्या फिर से 7500 की तरफ जाने की तैयारी तो नहीं है? जी गुड मॉर्निंग। ऐसा लगता तो है कि चार्ट्स बिगड़ गए हैं, और वैसे भी ये जो तेजी थी वो हम ये मान रहे थे कि जितने दिन चलेगी चलेगी, ऐसा नहीं था कि हम नए बुल मार्केट में प्रवेश कर रहे थे। इसीलिए हमारे स्टॉप्स भी टाइट थे, तो 7900 के स्टॉप पर जो ट्रेड्स थे वो निकल गए। इसका ये कहने का मतलब ये था कि इस तेजी पर बहुत बड़ा भरोसा नहीं था, तभी टाइट स्टॉप से लॉन्ग थे। और आप सही कह रहे हैं, जो मार्केट 10 दिन की तेजी को 1 दिन में या 10 घंटे में निकाल सकता है, खत्म कर सकता है, वो तेजी का बाजार नहीं है। तो जो हमने रैली देखी 7500 से 8000 तक, वो एक करेक्शन था। अब बहुत बड़ी डिक्लाइन के बाद में करेक्शन होना स्वाभाविक है। करेक्शन पूरा हो गया। अब जो ओरिजिनल ट्रेंड है वो डाउन है। वो डाउन ट्रेंड वापस अपने फॉर्म में आ गया है। तो अब आगे 7500 का रुख तो दिखाई पड़ता है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि 7500 को सपोर्ट इस बार मिलेगा, तो शायद नीचे भी रहेंगे। वो तो आप कह रहे हैं कि 7500 तक जा सकता है बाजार, उसके नीचे भी फिसल सकता है। सुदर्शन जी, गुड मॉर्निंग, हेमंत बोल रहा हूं सर। ये बताइए कि बैंक्स ने तो काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या इस बार भी जो अंडर परफॉर्मेंस होगी वो इसी सेक्टर से होगी, यही सेक्टर लीड करेगा, या इस बार कोई और सेक्टर आके लीडरशिप लेगा नीचे की तरफ? नहीं, दुर्भाग्यवश बैंक्स ही लीड करेंगे। देखिए, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और कॉन्सिस्टेंटली। केवल PSU बैंक्स की तो चार्ट्स की हालत इतनी खराब है कि स्टेट बैंक को छोड़ के आप लगभग आंख बंद करके किसी को बेच लीजिए तो बात बन जाएगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी बिगड़ रहे हैं चार्ट्स में। 1-2 जो इंडसइंड है, येस है, इन दोनों को छोड़ दीजिए तो जो 3 दिग्गज बैंक्स हैं, और HDFC है जो कुछ करता ही नहीं है, HDFC बैंक, ICICI एक्सिस जो हैवी वेट्स हैं, उनके चार्ट्स भी बिल्कुल बिगड़ गए हैं। तो नीचे की तरफ भी लीडरशिप बैंक्स के पास ही रहेगी। बैंक्स तो गिरेंगे, लेकिन कैपिटल गुड्स वाले भी कम नहीं गिर रहे। L&T भेल जैसे शेयर बड़े खराब है।
क्या ये और कमजोर हो सकते हैं या ओवरसोल्ड है? नहीं, ओवरसोल्ड नहीं है। देखिए, जब कोई ट्रेंड चालू होता है ना, तो ना वो ओवरसोल्ड होता है और ऊपर के ट्रेंड में ओवरबॉट कुछ नहीं होता। हम जानते हैं कि जो चीजें महंगी होती है वो और महंगी होती जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली वो विपरीत भी सही है कि जो चीजें सस्ती लगती है ना, वो और सस्ती होती जाती है। कैपिटल गुड्स तो चूंकि एक बेयर मार्केट में है, निकला ही नहीं है, इसलिए वो मंदा हो रहा है। हम बैंक्स की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि बैंक्स हमेशा लीड करते हैं। बैंक्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं और मेटल्स में जो हमने रैली देखी थी वो करेक्शन था, वो करेक्शन पूरा हो गया, ऊपर की तरफ का करेक्शन था, तो उनका भी जो डिक्लाइन है वो वापस शुरू हो जाना चाहिए। इस बार सिर्फ मेटल्स पर बात नहीं रहेगी, ये जो आईटी स्टॉक्स है यहां भी लगता है कि कोई मामूली सा करेक्शन आता दिखता है। ओके, तो आईटी स्टॉक्स में भी दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मेटल्स पर आप देखिए, अपनी राय बताइए सर। ये स्टॉक्स ने थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन दिखाया है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। क्या मौका है, निकल जाए, मुनाफा हो रहा है, या फिर उछाल में नई बिकवाली भी कर सकते हैं? नहीं, उछाल में नई बिकवाली करनी चाहिए। मेटल्स में जो मंदी थी वो पूरी नहीं हुई है। इनका लास्ट अभी अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो मेटल्स रुकने वाले नहीं है। और अब जो थोड़ी सी रैली थी उसमें जो खरीद लिया और खरीद के जो कमाई कर ली, अब खरीदना नहीं चाहिए। ये तो बेचने के मौके आपको जो मिले वो ही लेने चाहिए। यहाँ पर उछाल में बिकवाली करें ठीक रहेगा। लेकिन ये बैंक निफ्टी जो 16,200-300 के आसपास सपोर्ट समझा जा रहा है, वहां रुक जाएगा या फिर बैंक निफ्टी में भी बड़ी गिरावट की तैयारी कर लेनी चाहिए हमें? नहीं, गिरावट तो आनी थी। मुझे नहीं लगता है कि 16,300 में बैंक निफ्टी रुकेगा या 7500 में निफ्टी रुकेगा। ये केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात नहीं है। आप विदेशी बाजारों के चार्ट्स देखिए, वहां सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये जो रोज मार्केट गिरते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, ये बुल मार्केट के संकेत नहीं है। बुल मार्केट ना चुपचाप धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। ये वॉलेटिलिटी हो रही है टॉप पर। तो विदेशी बाजारों में भी संकेत अच्छे नहीं है। और कोई बात नहीं है, कुछ महीने अगर करेक्शन होगा तो हमको माल सस्ता मिलेगा। लॉन्ग टर्म हम लंबी अवधि के बुल मार्केट में हैं तो सस्ता माल अच्छा ही रहेगा। इस समय अगर आप अनिल देखिए, बाजार लाल निशान में खिसक गए हैं। 100-125 पॉइंट की तेजी के साथ हमने शुरुआत जरूर करी थी। सेंसेक्स में अब 25 अंक नीचे हैं, डेज लो पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी लाल निशान में 7,800 के ऊपर गए थे, लेकिन आप देखिए आधा पौना घंटा भी वहां पर टिक नहीं पाए और मिड कैप्स में भी दबाव देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ये दोनों ही लकीरें अब करीब आ रही हैं और कुछ ही देर में ऐसा हो सकता है कि जो लाल लकीर है वो ऊपर चला जाए, यानी गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ जाए बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। बैंक निफ्टी ने आज सबसे पहले ही संकेत दे दिए थे कमजोरी के और अब ये लीड कर रहा है गिरावट को। आप देखिए, हमने आपको बताया था बाजार खुलते ही जैसे ही ये लाल निशान में पहुंचा था और अब आप देखिए आधे % का प्रेशर यहां देखने को मिल रहा है। और अनिल, आज वो चिंता नहीं है चाइना की। आप देखिए चाइनीज मार्केट में कुछ खास खराब प्रदर्शन नहीं है, ये स्टेबल है। इवन जापान का बाजार देखिए आपको थोड़े से हरे निशान में दिखेगा, लेकिन आज घरेलू चिंताएं यहां पर हावी हैं। कल का जो बिकवाली हुई थी वो अकस्मात हुई थी। ये बताइए, एक ट्रेड अगर इस समय लेना हो किसी को शॉर्ट साइड पर, सुदर्शन जी आप बाजार पर तो बेरिश हैं, एक स्टॉक पर बताइए कॉल जहां इंट्राडे में आज मुनाफा कमाने का सौदा हो सकता है, अभी शॉर्ट करें। नहीं, इंट्राडे में शॉर्ट स्टॉक्स पर नहीं, आप इंट्राडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट्स खरीद लीजिए। और मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं, ये कैरी करिए। तो ये इस पोजिशनल ट्रेड में आपको मुनाफा होना चाहिए। फ्यूचर से ज्यादा अच्छा है पुट्स खरीद के चुपचाप बैठ जाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थे सुदर्शन सुखानी जी, जो कहते हुए कि बाजार में गिरावट गहराने के साफ संकेत दिख रहे हैं। 7,500 पर गिरावट रुकेगी, इस पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। उससे नीचे के भी रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। 16,200-300 के आसपास जो लोग बैंक निफ्टी पर बड़ा सपोर्ट मांग रहे हैं, वहां भी बाजार रुकेगा, इसकी संभावना कम है बैंक निफ्टी पर। बैंक्स कमजोरी को लीड करेंगे। मेटल्स जो उछाल दिखा रहे हैं, निकल जाने का, बिकवाली करने का एक अच्छा मौका वो दे रहे हैं। तो ये सारे हैं फैक्टर्स जो बाजार पर आपको ध्यान में इस वक्त रखने चाहिए साफ तौर पर। बिल्कुल। और देखिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% नीचे, पीएनबी 2% से ज्यादा की गिरावट, ओबीसी 2% नीचे, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। बैंक्स ने और खासतौर पर पीएसयू बैंक ने सबसे ज्यादा आज हिट लिया है। बिल्कुल, और ये मूड बिगाड़ने वाले। फिलहाल बाजार भारी उतार चढ़ाव देखते हुए पहला सौदा में आज के लिए इतना ही।
लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद, जो लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।